अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज हम डायनामिक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 12 और हमारा फिफ्थ लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड को और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि स्पेसिफाई करता है एक अमीनो एसिड को इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन। 3 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी, लाइक आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, सपोज एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड, फिर से एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड और फिर से साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड जो है, ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक कोड बन जाएगा और इस तरीके से आपके पास कोड बनेंगे। तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स होती है। हम उन्हीं कोड की एक्चुअली बात कर रहे हैं। ये कोड लेटर ऑन ट्रांसक्राइब होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर और मैसेंजर आरएनए से ये आगे चलते हैं और इनसे क्या बन जाती हैं? प्रोटीन बन जाती हैं। तो एक्चुअली ये जो कोड है ये स्पेसिफाई कर रहा है किसको? ये स्पेसिफाई कर रहा है एक अमीनो एसिड को। ठीक हो गया? जो कोड होते हैं वो डीएनए के ऊपर होते हैं और वैसे ही कोड उसके बाद मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी कॉपी कर दिए जाते हैं, लेटर ऑन उनसे प्रोटीन बन जाती हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही क्यों? एक अकेला न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा तो देखिए हमारे पास 4 तरह के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो सिर्फ 4 अमीनो एसिड को क्या कर सकेंगे? स्पेसिफाई कर सकेंगे। जबकि हमने ये पढ़ रखा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं वो है 20। ठीक हो गया? अब अगर हम अज्यूम करें कि चलें जी, अगर एक अकेला न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करे तो उससे तो 4 कोड जनरेट होंगे, लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं और उनसे हम कोड्स बनाएं तो उनसे जो नंबर ऑफ कोड्स बनते हैं वो बनते हैं 16 कोड्स। अगेन देखें, हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं तो उनके लिए 16 कोड्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते। तो फिर कुदरत ने ये डिजाइन इसलिए रखा है ताकि हमारे पास कितने कोड जनरेट हों? 64 कोड जनरेट हों, जो कि मोर देन इनफ हैं टू स्पेसिफाई 20 अमीनो एसिड। आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है और टोटल आपके पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जब हम 4⁻³ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। तो आपके पास ये 64 कोड्स एग्जिस्ट करते हैं। इन 64 कोड्स को मार्शल नाइलेनबर्ग, फिलिप लीडर और हरगोबिंद खुराना ने टेस्ट किया था कि क्या ये वैलिड भी हैं, क्या ये काम भी करते हैं। उन्होंने इन कोड्स को टेस्ट करने के लिए मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किए। उन्होंने इन कोड्स को टेस्ट करने के लिए अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज किए। उन्होंने इन कोड्स को टेस्ट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करवा के देखी इन अ सेल फ्री सिस्टम। तो उन्होंने देखा कि ये जो कोड्स हैं, इन कोड्स में से सारे के सारे कोड्स जो हैं वो वैलिड कोड्स हैं। ठीक है? इन कोड में 64 कोड्स में से 3 कोड वो हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं और वो हैं UAA, UGA और UAG। ये जो कोड होते हैं इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं और ये हमेशा आखिर में पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करना होता है और उसी मुनासबत से इनका नाम क्या है? स्टॉप कोडॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 64 कोडॉन्स आपके पास जो 61 कोड हैं वो हैं अमीनो एसिड के लिए और 3 आपके पास जो कोड हैं वो हैं टर्मिनेशन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए। ठीक हो गया? इसी तरीके से आपने याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो स्टार्ट होती है उसमें जो फर्स्ट कोड सबसे पहले आता है वो कौन सा होता है? वो होता है AUG और AUG जो है इट्स ए कोड फॉर मेथियोनीन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस में जब पहला अमीनो एसिड लगेगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा मेथियोनीन। हाँ, ये होता है कि लेटर ऑन इसको रिमूव कर दिया जाता है, किसी और के साथ स्टार्ट होती है प्रोटीन फिर, लेकिन स्टार्ट में जो आपका अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? वो मेथियोनीन होगा। ठीक हो गया? तो ये सिंपल सी बात है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन से कोड बनता है जो कि अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है।
64 आपके पास टोटल कोड हैं और वो उनमें से स्टॉप ब्रेक है, यहां पे कट है। 64 आपके पास कोड्स हैं जिनमें से 61 जो है वो अमीनो एसिड के लिए हैं, 3 स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन हमेशा आखिर में होंगे और जो आपका इनिशिएशन कोडॉन है, जो स्टार्ट कोडॉन है वो AUG है जो कि मेथियोनिन को स्पेसिफाई करता है। जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो जेनेटिक कोड होता है ये विदाउट पंक्चुएशन होता है। विदाउट पंक्चुएशन का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म का ब्रेक नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि एक जेनेटिक कोड है उसके बाद कुछ भी नहीं है, स्पेस है, और फिर जेनेटिक कोड है और फिर स्पेस है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, एक जेनेटिक कोड के बाद दूसरा जेनेटिक कोड आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा जेनेटिक कोड आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा एंड सो ऑन। जो जेनेटिक कोड है ये चलते रहेंगे विदाउट पंक्चुएशन, इनमें पॉज कोई नहीं होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड भी होते हैं। देखिए आपके पास टोटल 61 कोड हैं जबकि 20 अमीनो एसिड हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी हैं, कुछ ऐसे खुशकिस्मत अमीनो एसिड भी हैं जिनके हिस्से में एक से ज्यादा कोड आते हैं। ठीक हो गया। और तीसरी बात यह है कि जो कोड होता है ये यूनिवर्सल होता है। ठीक हो गया। जैसे कि एक कोड आपके सामने मेंशन है AGA, ये कोड जो है आर्जिनिन का कोड है, आर्जिनिन अमीनो एसिड का कोड है। ये कोड बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन के अंदर और बाकी स्पीशीज के अंदर भी आर्जिनिन ही लगवाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम एक जानदार से जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे जानदार के अंदर। इसकी एक एग्जांपल आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जब हम इंसुलिन की जीन जो है उसे ह्यूमन से निकाल के बैक्टीरिया में डाल देते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि कोड्स यूनिवर्सल हैं तो जो जीन हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाएगी वो बैक्टीरिया में जाके भी इंसुलिन ही बना रही होगी। ठीक हो गया। लेकिन यहां पर हम एक एक्सेप्शनल केस पढ़ने लगे हैं और वो क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है अगर हम उसको स्टडी करें तो उसमें हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं, या यूं कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो इस यूनिवर्सल वाली बात को ओबे नहीं करता। इसकी एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। देखें UGA जो है, UGA आपको यहां पर नजर आ रहा है UGA, हमने पढ़ा था ये स्टॉप कोडॉन है। हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, ये स्टॉप कोडॉन है। ठीक हो गया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये टर्मिनेशन की बजाय, स्टॉप करने की बजाय एक अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ठीक हो गया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने इस यूनिवर्सल रूल को फॉलो नहीं किया। डन हो गया। दूसरी एग्जांपल, एक कोड आपके पास है AUA। ये कोड बाकी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बाकी के डीएनए के अंदर आइसोल्यूसिन को कोड करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये किसको करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। तो यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने हमारे साथ नहीं चला, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने एक्सेप्शन शो की है। और तीसरी जो एग्जांपल है वो ये है कि AGG और AGA जो हैं ये नॉर्मली आर्जिनिन को कोड करते हैं। किसे कोड करते हैं, आर्जिनिन को, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर ये स्टॉप कोडॉन है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो इस यूनिवर्सल रूल को फॉलो नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप याद रखिएगा। और फिर आपने याद रखना है जेनेटिक कोड कितने होते हैं, स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं, यूनिवर्सल होने की एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको बता दी इंसुलिन वगैरह से बनते हैं या फिर जीन ट्रांसफर पॉसिबल होता है। ठीक है। और एक्सेप्शनल केस कहां पर है। डन हो गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, जो कि बेसिकली डीएनए से आई है मैसेंजर आरएनए पे, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाई जाएंगी। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। इस ट्रांसलेशन को अगर हम समराइज करें तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता यह है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके साथ आके राइबोसोम अटैच होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। ठीक हो गया। और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को शिफ्ट करता रहता है।
अब जो अमीनो एसिड आ रहे हैं उनको राइबोसोम मिलाता रहेगा और क्या बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो 3-4 मेन प्लेयर हैं वो हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम के सब यूनिट्स और ट्रांसफर आरएनए और इसके बाद अमीनो एसिड। हाँ, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जैसे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी बातें हैं वो जो समरी है उसमें हम यही कहेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिसको राइबोसोम ने रीड करना है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, राइबोसोम उनको मिलाएगा और क्या कर देगा, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना देगा। चलिए अब इस प्रोसेस को जरा डिटेल से देखते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहां पर होता है और फिर उसके बाद एंड कहां पर होता है। ठीक है, तो बात जो है वो स्टार्ट होती है इस बात से कि सबसे पहले हमने ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड को बाइंड करवाना होता है और बनाना होता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। क्या बनाना होता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमीनो एसिड बाइंड हो उसे हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है तो चलें मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। देखें आपके सामने ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने एक रेक्टेंगल सी बनी हुई है, ये एक्चुअली एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज। क्या नाम है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज। ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज जो है ये अपने साथ एक अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है जो कि आपको यहां ब्लू कलर में नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसी के साथ अटैच है एक ट्रांसफर आरएनए जिसके 3 एंड पर फ्री OH अवेलेबल होता है। हमने ट्रांसफर आरएनए में ये बात पढ़ी थी। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर ये OH और ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। नतीजे के तौर पर आपके इस अमीनो एसिड और इस ट्रांसफर आरएनए के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया। और इसको बनाया है एक एंजाइम ने जिसका नाम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज। एक बात यहां पर याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करवाना एक पर्टिकुलर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज का काम है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास यहां पर ये अमीनो एसिड था मिथियोनिन, तो मिथियोनिन को उसके ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज चाहिए होगा। जबकि अगर हमारे पास यहां पर क्या होता, आर्जिनिन होता, तो फिर आर्जिनिन को उसके ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करवाने के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज रिक्वायर्ड होना था। इसका मतलब यह है कि जितनी तरह के अमीनो एसिड होते हैं उतनी ही तरह के एंजाइम भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, तो एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करवाता है। लिहाजा अगर आपके पास 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो उसके लिए आपको 20 टाइप के अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज भी चाहिए होंगे। तो चलें अब हमने देख लिया कि हमारे पास इस रिएक्शन से क्या बन गया, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बन गया। ठीक है, ये आपके पास चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, ये आपके पास अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए है। ठीक हो गया, ये चीज आपके लिए डन हो गई। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट कौन से होते हैं और ये किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो चलिए जरा अब आप सेकंड डायग्राम देखेंगे। ठीक हो गया, लेकिन सेकंड डायग्राम को पढ़ने से पहले आप जरा यहां पर देखिएगा, ये आपके पास है मैसेंजर आरएनए का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके पास है मैसेंजर आरएनए। आप देख सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड्स हैं। ये देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड के कोड बने हुए हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का जो स्टार्ट होता है वहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम लीडर सीक्वेंस कहते हैं। लीडर सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसको स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट का करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस होगा तो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट आकर बाइंड करेगा मैसेंजर आरएनए के साथ
ठीक हो गया। और अगर ये सीक्वेंस उसको नहीं मिला तो वो यहां आकर बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखें, हमारे पास लीडर सीक्वेंस वाला मैसेंजर आरएनए मौजूद था जी, मौजूद था। उसके साथ आकर कौन लग गया? उसके साथ आकर लग गया स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक हो गया। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आकर अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ, तो मैसेंजर आरएनए का सिर्फ एक कोड उस पर एक्सपोज हो रहा होता है, और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में जहां पर वो कोड एक्सपोज हो रहा होता है उसे हम कहते हैं पी साइट। क्या कहते हैं? पी साइट। जैसे ही अटैचमेंट होती है तो पी साइट की लेफ्ट और राइट पर दो और साइट बनती हैं, एक को हम कहते हैं ई साइट और एक को हम कहते हैं ए साइट। ई स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, यहां पर से ट्रांसफर आरएनए रिमूव होंगे। पी स्टैंड फॉर पेप्टाइडल साइट, ये वो साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। एंड ए स्टैंड फॉर अमाइनो एसाइल साइट, ये वो साइट होती है जहां पर नए ट्रांसफर आरएनए आकर लगेंगे, नए ट्रांसफर आरएनए विद अमीनो एसिड। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलें, हमारे पास यहां पर दो चीजें हो गई। एक हमारे पास कौन हो गया? मैसेंजर आरएनए, और उसके साथ कौन अटैच हो गया है? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। हां देखिए, हमारे पास अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए भी तो मौजूद है। ये ट्रांसफर आरएनए जो है, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो है, इसको एक इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा? इसको लाकर यहां पर प्लेस करवाएगा। क्या करवाएगा? इसको यहां पर प्लेस करवाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएशन फैक्टर जो होता है वो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए को प्लेस करवाता है पी साइट पर। कहां प्लेस करवाता है? पी साइट पर प्लेस करवाता है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास तीन चीजें हो गई हैं। कौन कौन सी? मैसेंजर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जिसके ऊपर तीन साइट हैं, और साथ में अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया। और यहां पर आएगी अब चौथी चीज जो कि है लार्जर सब यूनिट, और जो लार्जर सब यूनिट है वो यहां आकर बाइंड करेगा। तो ये आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो यहां पर बन चुका है। डन हो गया जी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास दो स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने ट्रांसफर आरएनए को अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट किया पहले, उसके बाद हमने बात की इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। अब हम बात करेंगे इलोंगेशन की, कि इलोंगेशन कैसे होनी है। आप जरा यहां पर मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि इलोंगेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। यहां पर जरा नोट करें कि आपके पास जो ए साइट है वहां पर एक कोड एक्सपोज है। इस एक्सपोज्ड कोड पर एक ट्रांसफर आरएनए आकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। जिस ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होगा? जिस ट्रांसफर आरएनए के पास नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड होगा। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड वाला ट्रांसफर आरएनए भी आ गया। कहां पर आकर लगा है? ए साइट पर, क्योंकि ये अमीनो एसिड साइट है। ये नए नए कोड यहां पर एक्सपोज होंगे और नए नए ट्रांसफर आरएनए यहां पर आकर लगेंगे। ठीक हो गया। अब होगा ये कि जो लार्जर सब यूनिट है ये क्या करवाएगा? ये इन दोनों अमीनो एसिड का आपस में रिएक्शन करवा देगा। ठीक हो गया। देखिए, जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट वाला ट्रांसफर आरएनए है वो आ जाएगा कहां पर? ई साइट पर। जो सेकंड वाला है वो कहां पर आ जाएगा? पी साइट पर। आप देख सकते हैं सेकंड वाले के साथ दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, और जो थर्ड वाला आपके पास है वो यहां पर आकर ए साइट पर फिर से लग जाएगा। इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको यूं समझें कि देखिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है और इसके ऊपर राइबोसोम ने मूव करना है आगे की तरफ। इसने कहीं नहीं जाना, ये यहीं पर है। जब राइबोसोम आगे आगे मूव करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? नए नए कोड एक्सपोज होते जाएंगे ऑन ए साइट, और नए नए ट्रांसफर आरएनए आकर बाइंड करेंगे ऑन ए साइट। ठीक है। जब नए नए ट्रांसफर आरएनए विद अमीनो एसिड आते जाएंगे तो पेप्टाइडल साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, और क्या होता जाएगा? आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। अब आप यहां पर देखिएगा जरा कि जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है वो सेकंड वाले के साथ जुड़ गया, और जो हमारा फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है उसका काम खत्म हो गया तो वो ई साइड से बाहर निकाल दिया गया। ठीक हो गया। आप जरा नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा कि ये हमारा अमीनो एसिड थोड़ा आगे मूव कर गया। पहले कोड से पहले आप देखिए, पहले थी तीन कोड एक्सपोज थे, अब उससे आगे वाले तीन एक्सपोज हैं। ठीक हो गया। क्या हुआ है कि जो सेकंड वाला है ट्रांसफर आरएनए वो बाहर आ जाएगा। जो थर्ड वाला है उसके साथ आप देख सकते हैं तीन अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं,
और चौथा वाला जो है वो नया न्यूक्लियोटाइड लेकर आ चुका है। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा और इस प्रोसेस की कंटिन्यूटी जो होती है उसको इंश्योर करते हैं एलोंगेशन फैक्टर्स। ठीक हो गया। लास्ट पर क्या होगा, देखिए जब ये एंड पर पहुंचेगा, बिल्कुल जो लास्ट वाला कोडॉन होता है वो कौन सा कोडॉन होता है, वो स्टॉप कोडॉन होता है, वो इन तीनों में से कोई एक होगा। जब लास्ट पर पहुंचेंगे तो लास्ट वाले कोडॉन को कोई भी ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि वो तो स्टॉप कोडॉन है। फिर क्या होगा, होगा ये कि उसको रिकॉग्नाइज करेंगे रिलीज फैक्टर। कौन रिकॉग्नाइज करेंगे, रिलीज फैक्टर। और जब रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज करेंगे लास्ट वाले हमारे कोडॉन को, स्टॉप कोडॉन को, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ये सारे के सारे जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था ये खुल जाएगा, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा, हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो अलग हो जाएगा और जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक डन है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से आपकी जो पॉलीपेप्टाइड बनी होगी, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा और फिर वो डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर ली जाएगी। ठीक है, तो आपने इसमें याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बनता है, फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इलॉन्गेशन बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आप याद रखिएगा कि 2 इनिशिएशन फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। तीसरे आप जो स्टेप होता है वो इलॉन्गेशन होता है और चौथा स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक हो गया। यूकैरियोट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये जो प्रोसेस है ये हो रहा होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आप इसके डिफरेंसेस देखना चाहते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या हैं, तो याद रखें कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए होता है उसके साथ लगा हुआ जो अमीनो एसिड होता है वो होता है एन फॉर्माइल मेथियोनिन। इसका मतलब है कि वो होता मेथियोनिन ही है लेकिन उसकी फॉर्माइलेशन हुई होती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड अमीनो एसिड है वो सादा मेथियोनिन होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई हुई, वो सिंपल मेथियोनिन है। ठीक हो गया। और इसकी जो रीजन है वो एवोल्यूशन में है। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स में है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसमें जो चीज एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे लास्ट में शेयर करना चाहूंगा, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तंग करता है, वो ये है, लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि आपको अगर डीएनए के कोड दे दिए जाएं तो आपको आरएनए के कोड का पता होना चाहिए, मैसेंजर आरएनए के कोड का। और अगर आपको मैसेंजर आरएनए के कोड दे दिए जाएं तो आपको ट्रांसफर आरएनए के कोड का पता होना चाहिए। और अगर आपको डीएनए का दे दिया जाए कोड तो आपको वहां से ट्रांसफर आरएनए तक मूव करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आप सपोज करें कि आपके पास ये एक कोड है डीएनए का और ये कोड है ATC। अगर हम इसको मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी करेंगे तो आपके पास जो कोड बनेगा वो होगा, देखें ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, अक्सर लोग टी लगा देते हैं, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में यू होता है। टी के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जी आ जाएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। वैसे तो ये स्टॉप कोडॉन बन गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से होता है। ठीक हो गया। और इस तरीके से अगर ये स्टॉप कोडॉन ना होता, कोई और कोडॉन होता, तो इस तरीके से आप ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो एंटी कोडॉन होता है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो एंटी कोडॉन होता है वो भी आप ऊपर से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लें कि चले ये कोड ही है कोई ना कोई, तो मैं इसका एंटी कोडॉन लिख सकता हूं और एंटी कोडॉन क्या होगा, यू के सामने फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के सामने यू आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक सीक्वेंस का पता होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो चीज है, जो फ्लो है, वो यही मुश्किल सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी याद रखें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये सब कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पानी के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।